वफ़ात आप लोग कमेंट कीजिए। प्रेमचंद की पैदाइश वफ़ात कमेंट कीजिए। तो प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 में। 1880 में प्रेमचंद की पैदाइश हुई है। और इंतकाल कब हुआ है इनका? तो इंतकाल हुआ है 1936 में। ये भी हमें याद होना चाहिए साथ में हमें ये भी याद होना चाहिए। चलिए कुछ मैंने चीज़ें उस वक्त पढ़ाई थी और कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो आप ध्यान से देखिए चीज़ों को। प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 31 जुलाई 1880 को बनारस में, लम्ही गांव में। ठीक है। वालिद का नाम है अजायब लाल। वालिद का नाम है अजायब लाल, जो काम करते थे मुंशी वाला काम करते, मुंशी का काम करते थे। ठीक है। साथ ही साथ जब प्रेमचंद की पैदाइश हुई तो आपके वालिद ने आपका नाम रखा था धनपत राय। जो अहम निकात है मैं उस पर निशानदेही कर रहा हूँ, धनपत राय। लेकिन उनके चचा और दीगर घर वाले उनका नाम रखे थे नवाब राय। जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। ये 3-4 चीज़ें हो गई। चलिए 1895 में आपकी शादी 15 साल की उम्र में हुई। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई। प्रेमचंद की शादी 15 साल की में, यानी 1895 में हुई। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं यहाँ सीधे 1899 में प्रेमचंद की मुलाकात इत्तफाकन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से हुई। उन्होंने 18 रुपये माहाना पर उन्हें बतौर असिस्टेंट मास्टर आरजी मुलाजमत दी। होता है आदमी किसी से करीब हो जाता है तो उसका उस्ताद उसको रख लेते हैं। ठीक है। उन्होंने काम किया, लेकिन रियाजी का मजमून लाजमी होने के, प्रेमचंद को कौन सा मजमून नहीं आता था? तो रियाजी नहीं आता था, मैथ आपको नहीं आता था, ये आपको याद रख लेना है। आगे आ जाइए। इस तरह उन्हें तालीम जारी रखने का एक सुनहरा मौका मिला। यहाँ उन्होंने 2 साल में जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। इस अरसे में प्रेमचंद ने मुताला के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का भी आगाज़ किया और अक्टूबर 1902 में बनारस के एक हफ्तवार अखबार, ये आपको हमें याद रख लेना है, आवाज़े खल्क में उनका यानी प्रेमचंद का पहला नावल असरारे माबिद, इसरार नहीं लफ्ज़ क्या है, असरारे माबिद किश्तवाड़ शाये होना शुरू हुआ। सारिया एक मतलब कमेंट कीजिए, सब कुछ फ्रेश जा रहा है ना? कोई भी आप में से कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपकी पैदाइश कब हुई और आपके वालिद ने आपका नाम क्या रखा, आपके चचा ने आपका क्या नाम रखा, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई, ये 4-5 चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है कि आपने किस रिसाले में लिखना शुरू किया और आपका पहला नावल कौन सा है। इन सब सवाल का जवाब, पहला सवाल का जवाब क्या हो गया? 1830 में आपकी पैदाइश हुई। दूसरे सवाल का जवाब है कि आपके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल है। तीसरे सवाल का जवाब, आपके वालिद ने आपका नाम धनपत राय रखा। चौथे सवाल का जवाब है कि आपके चचा ने और दीगर घर वालों ने आपका नाम नवाब राय रखा। ठीक है। पाँचवें में आप आ जाइए कि आपकी शादी 15 साल में हुई। और छठी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने किस रिसाले में पहला नावल लिखना शुरू किया। तो रिसाला आवाज़े खल्क में आपने अपना पहला नावल असरार माबिद लिखना शुरू किया। इतनी बात हो गई। अब आ जाइए यहाँ। ट्रेनिंग के बाद 1904 में प्रेमचंद दोबारा डिस्ट्रिक्ट स्कूल प्रतापगढ़ वापस चले गए। फिर उनका तबादला इलाहाबाद हो गया और उन्होंने फरवरी 1905 से
मई 1905 तक इलाहाबाद मिडिल ये मॉडल स्कूल में सदर मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। ये तो बहुत अंदर की बातें हैं। इसी साल उनका एक अहम नावल हम खुरमा व हम सवाब लखनऊ से शाये हुआ। ये देख लीजिए। चंद माह बाद 1905 में मॉडल स्कूल से कानपुर तबादला हो गया। यहाँ उनकी मुलाकात रिसाला ज़माना कानपुर के एडिटर दिया नारायण निगम से हुई। अब एक सवाल बनेगा कि रिसाला जो ज़माना है वह कहाँ से निकलता था? कहाँ से निकलता था? कानपुर से। इसको लिख लीजिए। उसके एडिटर का नाम क्या है? तो उसके एडिटर का नाम है दिया नारायण निगम। दो बातें, ठीक है। इसी दौरान प्रेमचंद के कई मज़ामीन और कहानियाँ ज़माना में शाये हुई। सबसे पहले किसमें शाये हुआ था? आवाज़ खल्क में। दूसरा वह कौन सा रिसाला जिसमें प्रेमचंद की कहानियाँ और मज़ामीन शाये हुए? ज़माना, जिसके एडिटर कौन थे? दिया नारायण निगम। और कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलता था। ज़माना प्रेस कानपुर से 1908 में प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ सोज़े वतन नवाब राय के नाम से शाये हुआ। ये याद रखिएगा। सोज़े वतन किस रिसाले में शाये हुआ? कमेंट कीजिए एक मतलब जल्दी से फौरन। रिसाला जो ज़माना है उस रिसाले में शाये हुआ। किस नाम से शाये हुआ? ये भी याद रख लेना, नवाब राय। नवाब राय किसने नाम रखा था? घर वालों ने या किसने नाम रखा था? नवाब राय किसने नाम रखा था? चचा ने। चचा ने। कमेंट कीजिए, चचा ने नाम रखा था। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गई बात। फिर कह रहे हैं उसके बाद उन्होंने दिया नारायण निगम के मशवरे पर प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखना शुरू किया। अभी एक सवाल ये भी हो सकता है कि किसने मशवरा दिया था कि आप प्रेमचंद के कलमी नाम लिखना, प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कीजिए? तो सबसे पहले आप नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर दिया नारायण निगम जिनका रिसाला था ज़माना, उनके मशवरे से कलमी नाम से लिखना शुरू किया, यानी प्रेमचंद। प्रेमचंद के कलमी नाम से उनका सबसे पहला अफसाना बड़े घर की बेटी, ये आपको याद रख लेना है। बहुत अच्छा अफसाना है, पढ़िएगा, ये याद रखिए। जहाँ जहाँ निशान लगा रहा हूँ उसको याद रखिए। क़याम कानपुर का ज़माना प्रेमचंद की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यहीं से उनके अंदर समाजी और सियासी शूर पैदा हुआ और हुब्बुल वतनी के जज्बे से वे कानपुर ही में सरशार हुए। ठीक है, ये बातें हो गई जो अहम थी, और हम आपको लेकर चलते हैं अहम चीज़ों की तरफ। ठीक है, अब यहाँ आइए। इनका तबादला होता रहा। अब यहाँ से काम चीज आपको मिलेगा। जनवरी 1917 से जनवरी 1918 तक उन्होंने अपने नावल बाज़ार हुस्न की तकमील की। ये याद रखिए, ये आपके लिए बहुत अहम है। जो जून 1919 में हिंदी में शाये हुआ, यानी सबसे पहले हिंदी में शाये हुआ, बता रहे हैं। 1921 में उनका नावल गोशे आफियत हिंदी जुबान में शाये हुआ। ये देखिए, 1921 में गांधी जी मुल्क का दौरा करते हुए गोरखपुर पहुंचे और लोगों से अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। प्रेमचंद भी इस जलसे में मौजूद थे। वह गांधी जी की तकरीर से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने फरवरी 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। एक सेकंड हमें रुक जाइए। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि माशी परेशानियों का उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो चुका था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। उससे प्रेमचंद के हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही चीज़ें या नहीं आ रही? बताइए हम एक मरतबा। आप लोगों को क्लास की ही वजह से और मेरी जिम्मेदारी थी, पूरा लैपटॉप खाली कराया, 3-4 घंटा इसमें लगाया आज दिन भर, तो मुझे उम्मीद है कि अब सही से आवाज़ जा रही होगी। आप लोग पाबंदी भी कीजिए, कम टाइम है। चलिए, आप में से सैयदा सारिया शाहीन यहाँ से पढ़िए, तर्क मुलाजमत से पढ़िए जल्दी से।
کی ملازمت کے بعد مارچ 1921 میں پریم چند بنارس گئے اور تصنیف و تعلیف پر توجہ دینے لگے۔ 1923 میں انہوں نے سرسوتی پریس قائم کیا، جہاں سے ان کے ناول ردائے مجاز، غبن، میدان عمل اور گودان کے ہندی ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1931 میں انہوں نے ادبی رسالہ ہنس جاری کیا اور کچھ دنوں بعد ہی ہفتہ وار پرچہ جاگرن بھی نکالنا شروع کیا، لیکن معاشی دشواری کی وجہ سے انہوں نے اکتوبر 1936 میں اپنا رسالہ ہنس ہندی ساہتیہ پریش پریش پریشد کو پریشد کو دے دیا۔ میں 1934 میں پریم چند فلمی دنیا میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی پہنچے۔ اجنتا اجنتا سنی اسپری ٹون ٹون فلم اچھا کمپنی نے انہیں 9,000 سالانہ معاوضہ پر اسکرپٹ رائٹنگ کی دعوت دی، جس پر پریم چند راضی ہو گئے۔ انہوں نے پہلی کہانی آگے دیکھیے، پہلی کہانی مل مزدور لکھی۔ حکومت نے مل مالکوں کی وجہ سے ان کی نمائش میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی، لہذا یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ پریم چند فلمی دنیا سے نالا مطلب پریشان ہو کر شکوا کہ مطلب شکوا تھے، شکایت کرتے تھے کہ نہیں یہ چیزیں نالا ہو کر مئی 1935 میں بنارس واپس چلے آئے۔ ممبئی کے دوران قیام سے ہی ان کی صحت بگڑنے لگی تھی۔ بنارس واپسی پر بھی ان کی صحت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ بالآخر 1936 میں ان کو اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جتنی کتابوں پر میں نے نشاندہی کی ہے اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے اور پیدائش وفات یاد کر لینا ہے۔ اب ہمیں چلنا ہے ناول کی طرف۔ پریم چند کے ناولوں کے موضوعات، یہ تھوڑا سا ہم لوگ پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ پریم چند کے ناولوں کے موضوعات 1936 تصنیف و تالیف میں گزرا۔ 1900 سے 1936 تصنیف و تالیف میں گزرا۔ انہوں نے اپنے کہانیوں کا مواد اپنی عہد کی زندگی سے مستعار لیا تھا، یعنی جس زمانے میں وہ جی رہے تھے اور لوگ کس مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے، اس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنے ادب میں اس کو جگہ دی۔ وہ پہلے ادیب جنہوں نے گاؤں اور شہر دونوں کی زندگی کو بے نقاب کیا۔ اب دیکھیے پہلے ہیں تو یہ ان کی خصوصیت ہے، ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ تو کون سا پہلا ادیب ہے؟ جیسے عبدالحلیم شرر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبدالحلیم شرر تاریخی ناول میں اہمیت رکھتے ہیں اور مقام رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر یہ سوال آ جائے گا وہ کون سا ایسا ادیب ہے جو شہری اور دیہی دونوں زندگیوں کو سب سے پہلے بے نقاب کیا، یعنی ادب میں پیش کیا، وہ پریم چند ہیں۔ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے ناولوں میں اپنے معاشرے کی مکمل تصویریں ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے اقتصادی حالات، سیاسی بے حسی اور عام سماجی خرابیوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں انہیں حقیقت نگار کہہ سکتے ہیں۔ پریم چند کی ناول نگاری کے وقت تک ملک کی سیاسی اور سماجی حیثیت بہت کچھ بدل چکی تھی، یہ تبدیل ہو چکی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ملک کو آزاد کرانے کی مہم کو تیز کر دیا تھا اور ہندوستانی قوم کو کچھ ایسے رہنما میسر آ گئے تھے جو مخلص تھے، جن کی کوششوں سے عوام میں بیداری پھیل رہی تھی۔ پریم چند نے 1921 کے بعد خود آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ وہ گاندھی جی کی کیا پڑھیں گے اس کو؟ متبع ہوتا ہے نا، متبعین یعنی بات ماننے والے، پیروکار، ان میں متبعین میں سے تھے اور ان سے بے حد متاثر بھی۔ انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کی معاشی بدحالی دیکھی، جی فلوور بہت صحیح۔ ان کا مطالعہ وسیع، مشاہدہ عمیق اور انداز بیان دل آویز۔ وہ علم نفسیات سے بھی واقف ہیں اور انہوں نے دنیا کے بہترین ناولوں کا مطالعہ بھی کر رکھا۔ وہ معلمی کی پیشہ سے وابستہ رہے، اس لیے ان کے یہاں اصلاح کے پہلو بھی نمایاں ہیں۔ دراصل پریم چند ایک درد مند دل لے کر آئے تھے۔ وہ دیہات کی زندگی کے تئیں ان کا مشاہدہ بہت گہرا تھا۔ وہ سرمایہ داری اور اس کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے۔ ہندو سماج میں جو خرابیاں اور رسم و رواج پیدا ہو چکے تھے ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا۔
پریم چند ایک عملی انسان تھے اور حساس بھی. یہ باتیں ان کے بارے میں بتا رہے کہ وہ کیا کچھ لکھتے تھے. ٹھیک ہے, اتنے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب ہم چلیں گے کہاں, ان کے جو اصل ناول ہے پریم چند کے بارے میں. دیکھیے یہاں سے پریم چند کا خیال ہے کہ وہ ناول کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ناول کا موضوع جتنا متہم بالشان اور ناول نگار کا مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا ہی ناول کامیاب اور عظیم ہوگا. اس کو آپ اپنے کاپی میں ضرور جگہ دیں گے. ناول کے بارے میں کس ادیب کی یہ رائے ہے کہ ناول کا موضوع جتنا متہم بالشان یعنی جتنا عظیم جتنا بلند ہوگا اور ناول محتم نگار کی محتم بالشام محتم اتہامہ اکتمہ اکتم محتم, ہاں محتم ہی ہوگا, متہم نہیں. محتم صحیح بتایا آپ نے, اہتمہ چاہیے. محتم بالشان, ٹھیک ہے بالکل صحیح, شکریہ. محتم بالشان اور ناول نگار کا مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا ہی ناول کامیاب اور عظیم ہوگا. اس کو ضرور لکھ لیجئے گا, خود ناول پریم چند یہ بات کہتے ہیں. آگے آئیے. اب یہاں دیکھیے ان کے جو ناول ہیں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا. بازار حسن, جلدی سے بتائیے, ابھی میں نے سن بتایا تو پر بازار حسن کا سن کیا ہے, 16 تھا نا, کتنا تھا بتائیے, 16. چلیے کریں کہ بازار 17 18 اس کو بھی لکھ دیتے ہیں نیچے. 19 میں شائع ہوا تھا. بازار حسن یہ ایک اصلاحی ناول ہے. اس میں پریم چند نے بےجوڑ شادی اور اس کے مضر نتائج کو موضوع بنایا. اتنا ضرور یاد رکھیے, کچھ یاد ہو نہ ہو اس ناول کے بارے میں, کہ پریم چند نے اپنے کس ناول میں بےجوڑ شادی کو موضوع بنایا ہے. کس میں بنایا ہے, بازار حسن میں. ناول کا مرکزی کردار سمن ایک خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی. دیکھ لیجئے یہ بہت مشہور کردار ہے, اور جگہ بھی آئے گا آپ کے لیے. اس کی شادی ایک عمر رسیدہ اور غریب شخص گجادھر سے کر دی جاتی ہے. اب گجادھر بھی ایک کردار ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا. سمن اپنی خراب معاشی حالات اور شوہر کے ظالمانہ رویے سے پریشان رہتی ہے. ایک موقع پر اس کا شکی شوہر جب اسے گھر سے نکال دیتا ہے تو اسے بھولی بائی طوائف کے کوٹھے پر پناہ ملتی ہے. یہ نام یاد رکھیے. اچھا, یہ اب سوال یہ بن سکتا ہے کہ بازار حسن میں بازار حسن میں جب گجادھر اپنی بیوی کو نکال دیتا ہے سمن کو, تو وہ کہاں پناہ لیتی ہے, تو طوائف کے کوٹھے پر. یہ آپ یاد رکھیے گا. سمن چونکہ سیدھی سادی ہے اس لیے بھولی بائی کے رکھ رکھاو اور چمک دمک سے متاثر ہو جاتی ہے. اس طرح شوہر کی بے قدری اسے عام لڑکی سے طوائف بنا دیتی ہے. لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور ایک سماجی کارکن کی مدد سے وہ اس ماحول سے نکلتی ہے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس میں کیا سمجھ میں آیا, بازار حسن کس کا ناول ہے, پریم چند کا. اور پریم چند کا اس ناول کا موضوع کیا ہے, تو بےجوڑ شادی. دوسرا سوال کیا بن سکتا ہے کہ سمن پریم چند کے کس ناول کا کردار ہے, بازار حسن. اس کا شوہر کون ہوتا ہے, گجادھر ہوتا ہے. چوتھا سوال کیا بن سکتا ہے, جب سمن کو نکال دیا جاتا ہے گھر سے تو وہ کہاں پناہ لیتی ہے, تو وہ پناہ لیتی ہے طوائف کے کوٹھے پر. اس کا نام کیا تھا, بھولی بائی طوائف. آگے آ جائیے. گوشہ عافیت. گوشہ عافیت کا سن بتائیے ذرا جلدی سے. 1900 کمنٹ کیجئے فوراً. 1921 20. چلیے, اس ناول میں جاگیردارانہ نظام اور کاشتکاروں کے استحصال کو موضوع بنایا گیا. اس کو آپ یاد رکھیے, کچھ بھی یاد نہیں ہو لیکن اس کو ضرور یاد رکھ لیجیے. کیا موضوع ہے, جاگیردارانہ نظام اور کاشتکاروں کے استحصال کا موضوع. کیا مطلب ہے, جو کھیت والے ہیں, کھلیان والے ہیں, جو مالدار ہیں, وہ غریبوں سے کام تو کراتے ہیں لیکن ان کا حق انہیں نہیں دیتے ہیں. اسی کو انہوں نے پورے ناول میں موضوع بنایا ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. نرملا, یہ کیا ہے, یہ ایک معاشرتی ناول ہے. اس میں پریم چند نے معاشرہ میں موجود بعض برائیوں کو موضوع بنایا ہے. ان میں ایک اہم مسئلہ جہیز کا. اس کو یاد رکھیے. اعجاز خان میں بتا دوں گا آپ کو آخر میں, تھوڑا سن لیجیے آپ.
निर्मला का मौजू क्या है? जहेज। माशरे में जो बुराई है, कई बुराइयों को बयान किया, लेकिन अहम मसला जहेज को बनाया है, सब याद रखिए। पर्दे मजाज, इसका देखिए, पर्दे मजाज का मौजू क्या है? इस नावल का मौजू मुतवस्सित तबका से अख्ज़ किया गया है। चक्रधर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है जो तालीम हासिल करने के बाद खिदमत खल्क करना चाहता है, मगर वालिदैन के कहने से मजबूर होकर ठाकर हरी सेवक सिंह की बेटी मनोवर माँ का मुदर्रिस मुकर्रर हो जाता है। तो मुतवस्सित तबका जैसे हम लोग हैं, मैं तो मुतवस्सित तबका में हूँ, आप लोग पता नहीं किस में है, तो बड़ा मसला है यहाँ ना खुशी है ना गम है, बीच वाला मामला है। चौगाने हस्ती, सच बता रहा हूँ, सारी आप आला दर्जे से होंगी हमारे यहाँ बड़ा मसला है। चौगाने हस्ती, ना चीज़ का फैसला ले सकते हैं ना मना कर सकते हैं। चौगाने हस्ती में क्या है? हिंदुस्तान के जागीरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे और सरमायादाराना निज़ाम के ज़ुहूर को इस नावल का मौजू बनाया गया है। इतना ज़रूर याद रखिए, मैं तवील से तो उस नावल को पढ़ाऊँगा जो अपने यहाँ दाखिले निसाब है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर याद रखिए, सीरियस में कभी पूछा जा सकता है कि किस नावल का ये मौजू है। चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सवाब, इसका मौजू क्या है? इस नावल का मौजू बेवा औरतों की दूसरी शादी से मुताल्लिक है। देख लीजिए, जिसे बिलखुसूस हिंदू मजहब और बिलउमूम हिंदुस्तानी मुसलमान नापसंदीदी नज़र से देखते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये माशरे में बहाल होना चाहिए। बेवा, अब एक नावल बेवा भी है। बेवा का मौजू कमोबेश हम खुरमा व हम सवाब जैसा, यानी दोनों का मौजू एक है। एक नावल और आगे आ जाइए, जलवे इसार। जलवे इसार का मौजू क्या है? ये नावल स्वामी विवेकानंद की हयात और शख्सियत की अफसानवी शक्ल है। ये याद रख लीजिए, हो सकता है यही पूछ ले तो स्वामी विवेकानंद पर प्रेमचंद ने कौन सा नावल लिखा है? तो जलवे इसार। आगे आ जाइए, गबन। गबन का मौजू हिंदुस्तानी औरत के जेवरात के तई वालिहाना मोहब्बत है। देख लीजिए, जेवर का मौजू बनाया है। मैदान अमल, इसमें देख लीजिए, ये नावल मुकम्मल तौर पर सियासी जिद्दोजहद को पेश करता है, यानी सियासी बात को जो पेश करता है। इस नावल में ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की नाराज़गी को मौजू बनाया गया है। चलिए, अब हम आ गए अपने जो असल जो है, जो दाखिले निसाब है। अगर आप में से कोई हिम्मत से बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वरना मैं खुद पढ़ाऊँगा। कोई एक आदमी माइक, गौदान। हाँ पढ़िए। गौदान का नाम, गौदान का खुलासा, गौदान के किरदार। रूपा सोना दो नाम है, हुरी की बेटियां, झनिया हुरी की बहू और गोबर की बीवी, भोला अहीर झनिया का बाप जिससे हुरी गाय लेता है, शोभा हुरी का भाई, हीरा हुरी का भाई जो गाय को जहर देता है, राम सेवक एक ज़ईफ जिससे हुरी अपनी बेटी रूपा को ब्याहता है, राय अग्रपाल जमींदार, दातादीन पंडित मातादीन का बेटा जिसका नाजायज ताल्लुक सलिया चंपारण से है, मिस मालती लेडी डॉक्टर। जी सलिया आप ही चला दो। पढ़िए। दातादीन पंडित मातादीन का बेटा जिसका नाजायज ताल्लुक सलिया चमारन से है, मिस मालती लेडी डॉक्टर, मिस्टर मेहता फलसफा के प्रोफेसर, मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर, श्याम बिहारी वकील, मिर्जा खुर्शीद मजदूरों की यूनियन के सरबराह, उनके अलावा मिस्टर ओंकारनाथ, मंगरू शाह, झंगरी सिंह, कामता भवानी, चुन्नू वगैरह रुक ये जाइए, किरदार ठीक है, के ये नाम। अच्छा पढ़ा आपने। इसमें कुछ किरदार हैं जो किसी अमले के साथ मंसूब है। मिसाल के तौर पर मिस्टर खन्ना का अमल क्या है? बैंक मैनेजर। श्याम बिहारी का क्या अमल है? वकील। ये याद रख लीजिएगा। मजदूरों का यूनियन का सरबराह कौन होता है? मिर्जा खुर्शीद। शाहीन, समझ में आ रही है बातें? चलिए पढ़िए यहाँ से।
1936 में शाये होने वाला नावल गौदान 596 सफ़हात पर फैला हुआ है और प्रेमचंद के बेहतरीन नावलों में शुमार किया जाता है। गौदान सबसे पहले देवनागरी रस्म खत में लिखा गया था, जिसे इकबाल बहादुर वर्मा साहिर ने उर्दू के कालब में ढाला। ये अहम बात है। जिसे इकबाल बहादुर वर्मा साहिर ने उर्दू के कालब में ढाला। इस नावल को प्रेमचंद ने 36 अबवाब में मुनक़सिम किया है, जिसके इब्तिदाई 8 अबवाब में वो नावल के तमाम अहम किरदारों का तारुफ कराते हैं। इस नावल में प्रेमचंद ने देही जिंदगी की हकीकतों को निहायत फनकाराना अंदाज में पेश किया है। उन्होंने गांव की चहल पहल, वहाँ की मसरूफियात और मामूलात, अदना तबके के मसाइल, आपसी रिश्तों का पासो लिहाज, रंजिशें और उनके तौर तरीकों को खूबसूरत पैराए में बयान किया है। वो किसानों की बेकैफ और मुश्किलात भरी जिंदगी की तस्वीर कशी करते हैं। इस नावल के किरदार वाज़ेह तौर पर तबकाती तजादात की अलामतें हैं। हूरी और धनिया किसानों की, दातादीन, झंगरी सिंह और मंगरू शाह मजहबी पेशवाओं और साहूकारों की, राय अगरपाल सिंह जमींदारों की, खन्ना सरमायादारों की, मेहता और मिर्जा खुर्शीद नेज ओंकारनाथ मुतवस्सित तबके के दानिश्वरों और कौमी रहनुमाओं की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। हालांकि नावल का मरकजी किरदार हूरी है, जो शुमाली हिंदुस्तान के बेलारी गांव से ताल्लुक रखता है और जिंदगी भर जिद्दोजहद करता रहता है। उसके वही मसाइल हैं जो हिंदुस्तान के एक आम किसान के थे। लगान, टैक्स, जुर्माने की चक्की में पिसते हुए लोग, जिन्हें कोई ख्वाहिश रखने का हक नहीं है। वो गुजर बसर के लिए हर किस्म की मुश्किलात का सामना करता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी बुनियादी जरूरियात की तकमील करने में कामयाब नहीं हो पाता। वो सर्दी की तवील रातें खेतों में ठिठुरते हुए गुजारने पर मजबूर है। प्रेमचंद उसकी महरूमियों और नाकामियों का जिक्र करते हैं और उन हालात का जायजा लेते हैं जो किसानों की हालत जार के जिम्मेदार हैं। नावल का मरकज़ी किरदार पूरी एक कदामत परस्त और रिवायती काश्तकार है। वो जिंदगी भर रिवायतों को निभाने और अपनी इज्जत और नामूस को बहाल रखने की जिद्दोजहद करता रहता है। उसके 2 भाई हैं, हीरो और शोभा। हीरा होना चाहिए सब। हीरा होना चाहिए। हीरा और शोभा, जिनकी शादी के लिए पूरी कर्ज लेता है। कर्ज की अदायगी नहीं हो पाई है और सूद की बदौलत असल रकम से 100 गुना कर्ज बढ़ चुका है। अभी वो पहले वाला कर्ज अदा नहीं कर पाता कि बुनियादी जरूरियात के सबब दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। हूरी के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां सोना और रूपा, एक बेटा गोबर एक जफाकश यानी मेहनती लड़का है, मगर गुर्बत से उसकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती है। उसकी माँ धनिया उसको इस तरह कमजोर देखकर परेशान रहती है। हूरी को भी इस बात का ख्याल है, मगर कर्ज के बोझ तले दब जाने से वो बहुत हसास हो जाता है। उसकी देरीना ख्वाहिश है कि उसके दरवाजे पर एक गाय हो, जो हिंदू समाज में सुकून और खुशहाली की अलामत है। चुनांचे इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हूरी भोला अहीर को दूसरी शादी कराने का लालच देकर उससे गाय हासिल कर लेता है। दूसरी जानिब जब भोला की बेटी झनिया की मंगनी टूट जाती है, तो वह गोबर को देखकर एक जाल बुनती है और गोबर को अपने जाल में फंसा लेती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। गोबर उसे अपने घर ले आता है, लेकिन बाप के डर से झनिया को घर में छोड़कर खुद शहर चला जाता है। झनिया को घर में रखने से हूरी और उसके कुंबे की परेशानियां मजीद बढ़ जाती है। बिरादरी और मजहब के ठेकेदार उसे जुर्म गर्दानते हैं और जुर्माने के तौर पर उसकी खड़ी फसल पर कब्जा कर लेते हैं। खड़ी फसल यानी जो अभी कटने ही वाली थी, फसल पर कब्जा कर लेते हैं। कच्चा फसल, भोला अहीर भी अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेता है
اور گائے گوری کے بیل کو لے جاتا ہے۔ گاؤں کی پنچایت اور گوری کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس اگر سوال یہ آ جائے گا بھولا اہیر اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ گائے کے بدلے گھوڑا لے جاتا ہے، ہاتھی لے جاتا ہے، سانڈ لے جاتا ہے یا بیل لے جاتا ہے۔ کیا لے جاتا ہے؟ بیل لے جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا گودان۔ اس کو تھوڑا پڑھیے، نہیں پڑھیں گے تو دقت ہوگی۔ اب یہ دیکھیے اخیر میں گودان کرے تو دھنیا کی زبانی پریم چند کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دھنیا مشین کی طرح آئی، اس نے آج جو ستلی بیچی تھی اس کے 20 آنے ستلی، اچھا جو ستلی بیچی تھی اس کے 20 آنے 20 تتلی تتلی ہوگا سر، ستلی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تتلی جو نہیں رہتا ہے چائے رکھنے والا ستلی، ستلی ہوتا اچھا آپ لوگ مائک بند کیجیے، میں چیک کر لیتا ہوں لفظ کیا ہے۔ مستند ماننا دیکھنے لفظ ستاروں کا مخفف ستلی لفظ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ستلی۔ چلیے ستلی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جو ستلی بیچی تھی اس کے 20 آنے پیسے لائی اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھ میں رکھ کر سامنے کھڑے ہوئے داتا دین سے بولی، مہاراج نہ گھر میں گائے ہے نہ بچیا نہ پیسہ، یہی پیسے ہیں، یہی ان کا گودان ہے۔ یہ ہم نے پڑھا۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ پورا تھوڑا مطالعہ کر لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم دے کے مطالعہ کر لیں تاکہ اور چیزیں صاف ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پورا اس کا تجزیاتی مطالعہ کہ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس معنی میں ہوگا کہ اگر آپ کو آپ کے سر کبھی کام دیں گے کسی افسانے کا مطالعہ کر کے لکھنے کے لیے تو اس طرح آپ کو ڈھنگ آ جائے گا، طریقہ آ جائے گا۔ آواز صحیح جا رہی ہے نا؟ کمنٹ کیجئے تو ایک مرتبہ۔ جی ٹھیک ہے، پورا لیپ ٹاپ کو ہم شروع سے نیا کروائیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، 10 بجے کلاس شروع کیا پھر آواز نہیں جا رہی، ہم کب تک چلے گا یہ سب؟ ایسا نہیں ہوگا تو موبائل سے پڑھائیں گے لیکن صاف ستھرا پڑھائیں گے، یہ کچھ بیچ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ٹیڑھی لکیر پھر آگ کا دریا، ہے نا؟ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیڑھی لکیر، عصمت چغتائی۔ جو چھوٹ جائے گا اس کتاب سے پھر ہم اس کو پڑھائیں گے آخر دنوں میں۔ اور ہم پڑھیں گے عصمت چغتائی کی شخصی کوائف اور ناول نگاری۔ تو میں تو چاہوں گا آپ میں سے کوئی پڑھے، چونکہ یہ کلاس کا مطلب ہی ہے، ورنہ صرف ون سائڈ ہوگا تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی جلدی سے پڑھیے، اس کو 20-25 منٹ میں ختم بھی کرنا ہے، بہت لمبا نہیں کھینچنا ہے۔ کوئی دوسرا کوئی پڑھیے نیا آدمی جو کبھی نہیں پڑھے ہو۔ یہاں 4-5 آدمی کا ہی نام دکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انہی لوگوں کا نام رکھتے ہیں۔ اب اس کو ہم کو یہ کرنا پڑے گا، رک جائیے کون کون جوائن ہے دیکھنا پڑے گا۔ آپ لوگ تیار ہو کہ نہیں آتے ہیں، یا آتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں؟ یہ پڑھنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آفرین، گلناز شہزادی، ہینا، ایم ڈی بن ماضی، مسرت، نازیہ فاطمہ، نزہت، RBD اور سروری، شبستہ جبین، شبنم، شاہین پروین، سشما، تانیہ، زینت۔ کوئی ایک آدمی تو شروع کیجیے جلدی سے۔ عصمت چغتائی کے شخصی طوائف اور ناول نگاری۔ سعود رک جائیے، سر میں پڑھتی ہوں۔ پڑھیے۔ نام و نسب: عصمت چغتائی کا پورا نام عصمت چغتائی خانم تھا۔ عصمت چغتائی کے قلمی نام سے شہرت پائی۔ وہ 21 اگست 1915 کو بدایوں اتر پردیش میں ایک کثیر العیال متوسط مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کا آبائی وطن بھوپال تھا۔ والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی اور والدہ کا نام نصرت خانم تھا۔ ان کے 10 بھائی بہن تھے اور 10 بہن بھائیوں کے کنبے میں عصمت چغتائی سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہنیں رفعت خانم، فرحت خانم اور عظمت خانم تھیں، اور بھائی نسیم بیگ، عظیم بیگ، وسیم بیگ،
जसीम बैग, शमीम बैग और सबसे छोटे असीम बैग थे। वालिद मिर्जा कसीम बैग चुगताई बहुत बावकार, बारोग शख्सियत के मालिक थे। वो यूपी व राजस्थान के कई शहरों में डिप्टी कलेक्टर के अहदे पर फायज रहे। इसी सबब ये इस्मत बैग चुगताई होता को है कि बेग हिंदुस्तान होता है? जसीम बेग होता है कि जसीम बैग होता है? जसीम बेग, शमीम बेग, बैग। हाँ ऐसे। वालिद मिर्जा कसीम बेग चुगताई बहुत बावकार, बारोग शख्सियत के मालिक थे। वो यूपी व राजस्थान के कई शहरों में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज रहे। उसी सबब इस्मत चुगताई को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बदायूं, भोपाल, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, जोधपुर और बम्बई में रहने का मौका मिला। इस्मत चुगताई का सिलसिला नसब दादा की तरफ से चंगेज खां और नानिहाल की तरफ से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और शेख सलीम चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। इस्मत चुगताई के खानदान का तालीम याफ्ता खानदानों में शुमार होता था। उनके नाना भी अदीब थे। उसके अलावा उनके भाइयों ने भी अदब के मैदान में किस्मत आजमाई की, मगर सिवाय अजीम बैग बैग पढ़ लिए फिर। चुगताई के और किसी अजीम बेग चुगताई के और किसी को कामयाबी न हो सकी। इस्मत के वालिदैन कसीरुल अयाल थे, जिसके सबब इस्मत का बचपन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। अलबत्ता घर के आजादाना माहौल ने इनको जुरात व बेबाकी जरूर सिखा दी। इस्मत की शख्सियत जिद्दी, खुदसर और बागी थी। इसी तरह इनके अफसानों और नावलों की हीरोइन भी नटखट, जिद्दी और बागी होती है। 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को इस्मत चुगताई का मुंबई में इंतकाल हुआ। इस वक्त इनकी उम्र 76 बरस थी। वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत को नजर आतिश कर दिया गया था। बस अब एक चीज हम याद कर लें, 21 अगस्त 1915 पैदाइश, वफात 24 अक्टूबर 1991। ये याद होना चाहिए बिल्कुल हर इम्तिहान के। नजरे आतिश बताएंगे नजर आतिश जला देना, आतिश की नज़र कर देना, आग के हवाले कर देना। असल नाम क्या है? इस्मत चुगताई खानम, याद रख लीजिए। कसीरुल आयाल, ज़्यादा बाल बच्चे वाले। ठीक है। कितने भाई बहन थे? 10। इस्मत किस नंबर पर थी? 10वें नंबर पर, यानी सबसे आखिर में थी। ठीक है। सवाल अगर ये आ जाए कि इस्मत के भाई कितने थे, ये तो यहाँ तक बहनें हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 भाई थे। अगर ये सवाल अगर आ जाए कि वो कौन सा ऐसा अदीब उर्दू का जिसने अपने बारे में ये वसीयत किया कि मुझे नजर आतिश कर दिया जाए, तो इस्मत चुगताई। ठीक है, ये बात हम जान गए। अब हम सीधे आएंगे अदबी खिदमात पर। सर इनके एक पॉइंट वो भी है कि इनके किरदार जो है बागी, जिद्दी और नटखट होते हैं। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। वो कौन सा उर्दू का अदीब है जिसके किरदार जो है नटखट, जिद्दी, बागी, खुदसर होते हैं? तो ये इस्मत चुगताई है। चलिए, आप में से कोई और दूसरी कोई पढ़िए, जल्दी पढ़िए कोई। इस्मत कैसे बनेंगी, पढ़ेंगे तब ना। जी, अदबी खिदमात। इस्मत चुगताई के अदबी सफर का आगाज उनके घर से होता है, क्योंकि उनका घराना तालीम याफ्ता था और खुद उनके भाई अजीम बेग चुगताई बैग क्यों पढ़ रही अदीब हैं? थे। अजीम बेग चुगताई एक अदीब थे जिनकी शख्सियत ने इस्मत को बहुत मुतासिर किया था। इस्मत चुगताई ने अपना मशहूर जमाना खाका दोज़खी उन्हीं पर तहरीर किया है। इन पर इस्मत याद चुगताई रखिएगा, के इस पर अंदर होता है इल्म किस भाई पर? अजीम बेग चुगताई भाई पर। अजीम बेग चुगताई सबसे बड़े थे या छोटे थे? कौन थे? इस्मत के कितने भाई? क्या बोले सर? अजीम बेग चुगताई जो 5 भाई। सुनिए नहीं, इस्मत के जो भाई थे तो अजीम बेग चुगताई सबसे बड़े थे या छोटे थे? बड़े थे। बड़े थे। किताबों में आता है कि सबसे बड़े थे, लेकिन यहाँ 2 नंबर पर दिया। चलिए पढ़िए। अदीब इस्मत चुगताई के अंदर इल्म और अदब के ज़ौक़ और शौक़ का जज्बा
अजीम बैग ही ने पैदा किया था। लिहाजा भाई की सरपरस्ती में उनका कलम 14-15 वर्ष की उम्र से ही चल पड़ा और कहानियां लिखने की मशक होने लगी। 1938 ईस्वी में उनकी पहली कहानी बचपन रिसाला साकी में शाये हुई। यहीं से उनका अदबी सफर शुरू हुआ तो इल्म व अदब का ये सिलसिला अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, सहाफती तहरीर, नावल निगारी, फिल्मी मुकालमे और कहानियों, रपूतास, खुद नविश्त और इल्मी व अदबी मज़ामीन वगैरह की सूरत में तादम मर्ग जारी रहा। इसमें चुगताई ने मुख्तलिफ असनाफ अदब तादमे मर्ग आदमे सूरत में तादमे मर्ग जारी रहा। यानी वफात तक। इसमें चुगताई ने मुख्तलिफ जी सुना कीजिए, चलिए। इसमें चुगताई ने मुख्तलिफ असनाफ अदब में अपने फन व सलाहियत के जौहर दिखाए। उन्होंने 1935 ईस्वी के आसपास अफसाना निगारी का आगाज किया था और उनके 10 अफसानवी मजमुए शाये हो चुके हैं। उन्होंने जिनसी कजरियों, नफ्सियाती उलझनों, जिनसी कजरवैयों, नफ्सियाती उलझनों, जिनसी घुटन और इस घुटन से पैदा होने वाले मसाइल और मुश्किलात को अपने अफसानों का मौजू बनाया। उन्होंने इस दौर में अफसाना लिखना शुरू किया था जब आमतौर पर लड़कियों का अफसाना लिखना बुरा समझा जाता था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपने माहौल और रवायात से बगावत की बल्कि अपनी कहानियों के लिए ऐसे मौजू का इंतखाब किया जिसके बारे में खवातीन के लिए सोचना भी ममनू था। उन्होंने निहायत बेबाकी से मर्दाना वार अफसाने लिखने शुरू किए और उनका पहला अफसानवी मजमुआ कलियां 1941 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें अफसानों के साथ 4 ड्रामे भी शामिल थे। दूसरा मजमुआ एक बात 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया और इसी साल तीसरा मजमुआ चोटे भी शाये हुआ, जिसमें उनका मशहूर अफसाना लिहाफ शामिल है। उनका चौथा मजमुआ 2 हाथ 1952 ईस्वी में मंजर आम पर आया और इसी साल 5वां मजमुआ छुई मुई भी शामिल हुई। 1979 ईस्वी में छठा मजमुआ बदन की खुशबू शाये हुआ। उनके तमाम मजमुओं में आमतौर पर मुतवस्सित तबके के अफराद, उनकी जिंदगी के मसाइल, औरतों की जिनसी व नफ्सियाती घुटन, समाजी मसाइल और मुश्किलात को जगह दी गई है, जिसमें हकीकत पसंदी की झलक दिखाई देती है। रुक जाइए, आगे जो भी पढ़ेंगे ये 5-6 जो अफसानवी मजमुए हैं इसको सन के साथ याद कर लीजिएगा। कुछ सन आगे पीछे हो तो सर्च कर लीजिए, लाजमी हो। आइए पढ़िए इसको। जी, अफसाना निगारी के अलावा उन्होंने कई अहम नावल भी लिखे हैं, जिनमें नावल जिद्दी 1940 ईस्वी में शाये हुआ, जो अपने मवाद और तीखे लहजे की वजह से बहुत मकबूल हुआ। उनके शाहकार नावल टेढ़ी लकीर के अशात 1944 ईस्वी में आम हुए। 1961 ईस्वी में उनका तीसरा नावल मासूमा शाये हुआ, जो मुंबई माहौल में लिखा गया। इसमें एक मासूम लड़की की तबाही व बर्बादी की दास्तान रकम की गई है। इसके बाद उनका एक कमर्शियल नावल सौदाई 1964 ईस्वी में मंजर आम पर आया, जो फिल्मी तकाज़ों को जहन में रख कर तहरीर किया गया था। और फिर दिल की दुनिया नाम का एक समाजी नावल भी शाये हुआ, जिसमें एक ऐसी जागीरदार खातून की कहानी बयान की गई है जो खानदान और फरसुदा रस्म व रवाज में जकड़ी हुई है और अपने शौहर की बेतवज्जही का शिकार है। इसके अलावा उनके दीगर नावल बांदी, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, एक कतरा खून वगैरह भी शाये हुए, जिनमें समाज व माशरे की अक्कासी और उनकी नफ्सियाती व फितरी कश्मकश को बड़ी खूबसूरती और फनकारी के साथ बयान किया है। इन तमाम नावलों की अपनी अपनी जुदागाना खूबियां हैं। इसमत चुगताई ने अफसानों और नावलों के अलावा ड्रामे, नावलेट, खुदनविश्त, खाके और रपूतास भी लिखे हैं। उनके ड्रामों के पहले मजमुए का नाम धानी बांके, दूसरे मजमुए का नाम शैतान है। इसी तरह उन्होंने 3 नावलेट, 3 अनाड़ी, नकली राजकुमार और दिल की दुनिया नाम से लिखे, जो बच्चों में बहुत मकबूल हुए। उनकी खुदनविश्त कागजी है पैरोहन भी शामिल हो चुकी है। इसके अलावा उनके मुतफर्रिक इल्मी व अदबी मौज़ूआत पर अहम मज़ामीन भी उर्दू अदब का सरमाया है।
उनकी मज़कूरा तमाम अदबी व इल्मी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का एजाज़ अता किया था और इसी साल गालिब अवार्ड से भी सरफराज हुए। मध्य सरफराज, प्रदेश की सरफराज नहीं है, हुकूमत सरफराज, जी ध्यान से पढ़िए, सरफराज पढ़िए, गालिब सरफराज हुए हम्म, जी गालिब अवार्ड से सरफराज हुए। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 1990 ईस्वी में उन्हें अकबाल समा से नवाजा और इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड और परवेज शाहिद अवार्ड से भी नवाजा गया। बस ये देखिए, ये सफ़ा में जितने इसको 3-4 मरतबा सब लोग पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद का। आप किताब में इसीलिए देता हूँ आपको, किताब क्यों देता हूँ, इसीलिए देता हूँ। कौन कौन सी किताब है इनके, इसका मौजू क्या है, ज़रूर पढ़ लीजिए। ये हमने पढ़ लिया, अब हम सीधे जाएंगे ये यहाँ नावल टेढ़ी लकीर का मौजूआती मुताला। तो क्या कह रहे हैं कि टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का सबसे मकबूल और अहम नावल है, जो 1944, 1947 और 1967 में शाये हुए हैं। 3 मरतबा बता रहे हैं, ठीक है। नक्कादों ने उसे सवानही नावल करार दिया। ये देखिए, ये याद रखिएगा। उसमें एक तालीम याफ्ता लड़की के बचपन से जवानी तक के सफ़र हयात को कलमबंद करने की कोशिश की गई है। इस पूरे सफ़र हयात की पेशकश में जिस कदर नफ्सियाती ज़र्फ़ निगाही से काम लिया गया है, उसकी मिसाल किसी और नावल में नहीं मिलती। इस नावल में जिस तरह के वाक़यात और मनाजिर पेश किए गए हैं, उनके पेश नज़र बाज़ नाक़िदीन का ख्याल है कि टेढ़ी लकीर दरअसल इस्मत चुगताई का ज़िंदगी नामा है। ये देख लीजिएगा। इसमें किरदार की ज़िंदगी के सभी अहम पड़ाव तफसील के साथ पेश किए गए हैं। नावल के हीरोइन सुमन की विलादत, माँ बाप की अदम तवज्जुही, बचपन की शरारतें, डांट फटकार, हुसूल तालीम, स्कूल की ज़िंदगी, सहेलियों के साथ हमजिन्स परस्ती के वाक़यात, मुलाजमत के किस्से, कल्ब होता है ना, कल्बों की कहानियाँ, इश्क व आशिकी का मामला, शादी और माँ बनने के एहसासात वगैरह को नावल में इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में पेश किया गया। ये सारी चीज़ आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि टेढ़ी लकीर का ढांचा इस्मत के गहरे नफ्सियाती मुताले का नतीजा है, जिसके पेश नज़र वो अपने किरदारों को भी खालिस नफ्सियाती ज़ाविये निगाह से समझने की कोशिश में कामयाब दिखाई देती हैं। नावल में किस्सापन खूब है, जिससे सादा उसलूब में बयान किया गया है। कहानी बचपन से शुरू होकर जवानी तक सफ़र तय करती है और इस दौरान ज़िंदगी अपने पूरे नशेब व फराज और रंगो आहंग के साथ रक़्स करती नज़र आती है। इस नावल के बेशतर किस्सों को इस्मत चुगताई ने इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में मरबूत करके पेश किया है और तमाम तरवाक़यात नावल की मरकज़ी किरदार सुमन के किस्से को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आगे कुछ और किरदार, इसको देखिए। वैसे तो इस नावल में किरदारों की बहुतात यानी बहुत ज़्यादा है, जो सुमन की ज़िंदगी का नक्शा खींचते हुए नागुज़ीर भी है। अन्ना, उसका आशिक, अन्ना एक किरदार है, देखिएगा। उसका आशिक मंजू बी, सुमन की सहेली, महतरानी की बेटी पन्निया, बड़ी आपा और नूरी मंजू की सास और कज़न होना चाहिए, यह कज़न लिखा है, कज़न। सुमन की हम सबक लड़कियां उस्तानिया, राय साहब, टेलर, इफ्तिखार, हुसैन बी, रशीद, नौकर चाकर के अलावा और बहुत से किरदार हैं जिनके रोज़मर्रे के मामूलात व वाक़यात के बयान में इस्मत ने फ़नकारी का मुज़ाहरा किया, मगर उन किरदारों पर इस्मत ने मुनज़्ज़म ढंग से कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उनका सहारा लेकर समाज व मुआशरे की अक्कासी की। किरदारों की बहुतात होने के बावजूद ज़ुबानो बयान और उसलूब की दिलकशी पूरे नावल पर हावी है। इस्मत चुगताई को निस्वानी ज़ुबान और खुसूसन शुमाली हिंद के मुतवस्सित मुसलमान घरानों की औरतों की ज़ुबान लिखने पर बेपनाह कुदरत हासिल है। ये इनकी खुसूसियत है, इसको याद रख लीजिएगा। मुसलमान शुमाली हिंद के मुतवस्सित मुसलमान घरानों की औरतों की ज़ुबान लिखने पर किसको कुदरत हासिल है? इस्मत चुगताई। उनकी तशबीहात, इस्तियारे, गालियाँ इस्मत के बयानिए की शनाख्त है। उनकी तहरीर में कहीं तसन्नो का एहसास नहीं, उनके फ़िक्रों में बला की रवानी है, इसलिए उनके मुकालमे और अंदाज भी जानदार है। एक तो सुमन नाम किरदार आपको याद हो गया, इससे पहले भी सुमन नाम का किरदार आया था प्रेमचंद के नावल में, और
ये सुमन जो बड़ी शीन से है, इसमें चौथाई का नाम है। ठीक है, अब देखिए ये सुमन का आशिक कौन होता है, तो अना होता है, और इसके साथ दीगर जो किरदार हैं इस कहानी के उसको भी आपको याद करना जरूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे। करें टेढ़ी लकीर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये आप याद रख लीजिएगा। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनको इस्मत चुगताई ने किरदार के शख्सी इर्तिका के पेश नज़र पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल को उन्वान दिए। इसका प्लाट कुछ यूँ है। सुमन एक बुरे भरे पूरे खानदान में पैदा, भरे पूरे मतलब कसीरुल आयाल, ज़्यादा बाल बच्चों वाले ख़ानदान में। उनके वालिदैन कसीरुल औलाद हैं और सुमन का शुमार 10वीं नंबर पर। पहले आ गया था, इस कहानी से ही पता चलता है कि खुद इनका किस्सा है। वो शुरू ही से माँ की मोहब्बत से महरूम रहती है और बजाय उसके कि माँ उसे छाती से लगाकर प्यार करती, वो एक कुंवारी अना के सुपुर्द कर दी जाती है। अना उसका आशिक होता है जो उसे शीशे की बोतल से दूध पिलाती है। अना एक नौकर के साथ मशकूक हालात में पकड़ी जाती है, उसे मुलाजिमत से निकाल लिया जाता है और सुमन अपनी बहन मंजू की तहवील में चली जाती है। लेकिन ये मोहब्बत भी मुख्तसर साबित होती है क्योंकि मंजू की शादी हो जाती है। इसी असना में सुमन की बड़ी आपा बेवा होकर घर में चली आती है और सुमन की तरबियत का काम उसके सुपुर्द होता है। लेकिन बड़ी आपा सुमन की तरबियत के बजाय अपनी बेटी नूरी, यानी सुमन और नूरी कौन है? खाला और भांजी, खास ख्याल रखती थी। इस तरह सुमन की शख्सियत की परवरिश का आगाज ही गैर मुतवाज़िन अंदाज में हुआ है। ठीक है, ये इसके हालात हैं। इस तरह से किस्सा शुरू होता है, फिर आगे जाके उर्फी टेलर है, इफ्तिखार है, इस तरह पूरा। अच्छा, यहाँ आ जाइए, उसूलों का हमने पढ़ लिया। आखिर का मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इस्मत चुगताई जिस वक्त टेढ़ी लकीर लिख रही थी उस वक्त वह खुद भी उम्मीद से थी। ये देखिए और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस नावल के किस्से को भी माँ बनने के अजीम एहसास पर लाकर ख़त्म किया। किस पर ख़त्म किया है इस नावल को? माँ बनने के एहसास पर लाकर इस नावल को ख़त्म किया है। इस नावल के पूरे मंजरनामे पर सुमन हावी नज़र आती है और उसके बचपन की ज़िंदगी को पेश करने पर काफ़ी ज़ोर दिया गया, क्योंकि इस्मत का ख्याल था कि इंसान की तश्कील उसके माहौल से होती है और ख़ानदान उसमें बुनियादी किरदार अदा करता है। सच में बुनियादी किरदार अदा करता है। मैं 10 मरतबा फील किया हूँ। कभी कभी अपने आबा व अजदाद का नाम बताता हूँ तो लोग मुझे ज़्यादा इज्जत देते हैं, बजाय ये कि मैं कौन हूँ नहीं पहचानते। बताता हूँ दादा का नाम बताता हूँ, अच्छा उनका पोता है, तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़नी लिहाज से देखा जाए तो सुमन का किरदार बड़ा मजबूत, मुतहर्रिक, जानदार और जाज़िब नज़र है। अगरचे समाजी और सियासी नुक्ते नज़र से ये बेबाक और जिनसी मसाइल में मुब्तला एक लड़की का किरदार है, लेकिन इस्मत चुगताई ने इस लड़की के ज़रिए समाज की कई ऐसी लड़कियों के मसाइल को उजागर किया है जो उस दौर में जी रही थी। बहरहाल टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की पहचान है, जो अपने वक्त के समाजी व मुआशरती मसाइल का अक्कास है, जिसे पढ़कर इस्मत की वाक़इयत और हकीकत निगारी को तस्लीम करना पड़ता है। बीच में कुछ मैंने छोड़ दिए वक्त की किल्लत की वजह से, आप उसको देखेंगे। चलिए, कुछ पूछना है किसी को?